Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम BPCC 105 की यूनिट 7 को स्टार्ट करेंगे, सैम्पलिंग टेक्निक्स। अब सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती है इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, ठीक है। सैम्पलिंग टेक्निक्स भी हमने थोड़ी बहुत पढ़ी थी, अब इनको थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना है। फर्स्ट है इसमें हमारे पास जो कंटेंट है हमारा, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स के, इनके एरर्स कैसे क्या होते हैं, ठीक है। व्हेन एंड वेयर टू यूज सैम्पलिंग टेक्निक्स। सेकंड हमारा टॉपिक आ जाएगा क्वालिटीज़ क्या होती है एक आइडियल सैम्पल की, ठीक है। फिर क्या मेथड्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन से टेक्निक्स है सैम्पलिंग की। तो ब्रॉडली हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, ठीक है, दो टेक्निक्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और इनकी क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं वो हमें पढ़ना है। तो ये हमारी पूरी यूनिट का कंटेंट है और अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक 1 से, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स। Sampling ensures efficient and accurate research by focusing on manageable representative subset of the population. Sampling क्या है, एक पूरी प्रोसेस होती है जिसमें हम हमारी पॉपुलेशन से एक सबसेट निकालते हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स को लेते हैं जो कि हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं सैम्पल। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग। हमने यूनिट 6 में डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। और इसकी वजह से हमारी जो रिसर्च की फाइंडिंग्स होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है और ज़्यादा एफिशिएंट होती है, और इसी वजह से हमारा एक अच्छी सैम्पलिंग टेक्निक्स को यूज़ करना, ठीक है, और एक्यूरेट जो हमारी रिसर्च डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारे को एक इफेक्टिव, एक सूटेबल सैम्पलिंग टेक्निक हमें यूज़ करनी होती है, सैम्पलिंग हमें निकालनी होती है। तो हमारे पास सैम्पलिंग क्या है ये हमने थोड़ा बहुत समझ लिया। अब है फर्स्ट पॉइंट इसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग। क्या इंपॉर्टेंस होती है सैम्पलिंग की। एसेंशियल फॉर रिसर्च एक्यूरेसी एंड एरर्स इन सैम्पलिंग अफेक्ट रिजल्ट्स डायरेक्टली। अब सैम्पलिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि इसकी वजह से इंश्योर होता है कि हमारी रिसर्च कितनी एक्यूरेट होगी, कितनी एफिशिएंट होगी। और अगर हम सैम्पलिंग गलत लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। सेकंड है टेक्निक्स बेस्ड ऑन नीड्स। डिफरेंट टेक्निक्स सूट डिफरेंट रिसर्च नीड्स। हमारी जिस तरीके की नीड है, जो हमारा गोल है, पर्पस है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी होती है। अगर मुझे एक छोटी सी पॉपुलेशन है मेरी, उधर एक छोटी पॉपुलेशन है, वहाँ पर अगर मुझे जो है सैम्पलिंग उधर निकालनी है तो मैं रैंडम सैम्पलिंग यूज़ कर सकती हूँ। बट अगर मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी और मुझे बहुत जल्दी अपनी रिसर्च करनी है तो वहाँ पे मैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग का यूज़ कर सकती हूँ, जजमेंट सैम्पलिंग का, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ कर सकती हूँ। तो मेरी जो रिसर्च की नीड्स हैं उसके ऊपर बेस करता है कि मुझे कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, और डिफरेंट टेक्निक्स हर डिफरेंट रिसर्च नीड्स के लिए सूटेबल होती है। तो हमें अलग अलग टेक्निक्स को समझना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा। थर्ड है एवरीडे एग्जाम्पल्स। आपको कुछ एग्जाम्पल्स तो एग्जाम में लिखने ही है, जैसे बाइंग फ्रूट्स, वी चेक अ फ्यू पीसेस टू जज दी होल लॉट। अगर हम कुछ सामान से बाहर से, कुछ मार्केट से कुछ सामान भी लेते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं कि पहले थोड़ा सा टेस्ट करके देखेंगे। क्योंकि मिठाई भी अगर हम खरीदते हैं या फिर वेजिटेबल्स खरीदते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं, फिर हम जज करते हैं कि हाँ हमें पूरा प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो ऐसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो एग्जाम में। फोर्थ है लर्निंग फ्रॉम सैम्पल्स। सैम्पलिंग हेल्प्स अंडरस्टैंड लार्ज ग्रुप्स बाय स्टडिंग अ फ्यू इंडिविजुअल्स। सैम्पल्स का यूज़ क्या होता है कि हम लोग, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पास, अब हम हर जने को तो टेस्ट कर नहीं सकते, तो हमने कुछ एक सबसेट निकाला है और उन सबसेट के ऊपर, ठीक है, उन कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं और फिर उसे पॉपुलेशन पर अप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमने थोड़ा सा कुछ लिया है, ठीक है, और उस रिजल्ट्स के बेसिस पर हमने जो थोड़े से लोग लिए हैं, जो सैंपल लिया है, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं हम लोग और उसे पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर देते हैं। तो यहाँ से हम सैंपल होता है उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं, उनको समझते हैं, लर्न करते हैं, और फिर हम पूरे जितने भी पॉपुलेशन थी हमारी, हम समझते हैं कि हमने सभी पॉपुलेशन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज गेन कर ली है। वाइडली यूज्ड इन एजुकेशन एंड पॉपुलेशन स्टडीज़। जितने भी एजुकेशन और पॉपुलेशन स्टडीज है सब जगह पर सैम्पलिंग यूज़ की जाती है। फिफ्थ है सैम्पल सिलेक्शन। चूज अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप फ्रॉम दी होल। अब सैम्पल सिलेक्शन हम लोग क्या करते हैं, क्या चीज़ होती है कि हमने पूरी पॉपुलेशन में से एक छोटा ग्रुप लिया है जिसे हम जो कि हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम सैम्पल बोलते हैं, और ये काफ़ी ईजी हो जाता है स्टडी करना। स्टडी दिस ग्रुप डीपली टू जनरलाइज फाइंडिंग्स। और इस ग्रुप को हमें काफ़ी डीपली समझना पड़ता है ताकि हम जो फाइंडिंग्स है हमारी उसे जनरलाइज कर सकें, यानी कि पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकें। लास्ट हमें कुछ एग्जाम्पल लिख देने हैं। रिसर्चर वांट्स टू नो फूड एक्सपेंसेस ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कि हम ये देखना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खाने पे कितना जो एक्सपेंस करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ स्टूडेंट्स को ले सकते हैं और उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, फिर उसे जनरलाइज कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा सैम्पल और सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में, ठीक है। अब है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक्स की। फर्स्ट, कॉस्ट एंड टाइम। जब हम सैंपल निकालते हैं, ठीक है, जब हमने पूरी पॉपुलेशन में से सैंपल निकाले तो इसकी वजह से ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है और काफ़ी एफिशिएंट होता है। इसमें हमें एक तो कम टाइम लगता है, अगर हम पूरी पॉपुलेशन पे करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा पैसा भी लगेगा हमारा, कि हम सबके पास जाकर के क्वेश्चनर उनसे फिल करवा रहे हैं, है ना, या फिर हमने सारे क्वेश्चनर्स निकालने के लिए, सबका प्रिंट आउट करवाने के लिए, सब चीज़ में बहुत पैसा लग जाता है। तो सैंपल के ऊपर पूरी रिसर्च करना वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है और लेस टाइम टेकिंग होता है। सेकंड है रिलायबिलिटी। केयरफुल सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट्स एंश्योर रिलायबिलिटी। Results can be reliable as a full census if the sample is not too diverse.
अगर हम लोग अच्छे तरीके से सैंपल निकालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी होता है। रिलायबल का मीन्स आपको पता ही चल गया होगा अब तक कि रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर एक ही रिसर्चर बार बार रिसर्च करता है तो सेम रिजल्ट्स आते हैं। तो केयरफुली अगर हम सिलेक्ट करते हैं अपने सैंपल को तो वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है और जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी रिलायबल होते हैं। एज अ फुल कंसेंसस इफ़ दी सैंपल इज़ नॉट टू डाइवर्स, अगर हमारा सैंपल बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं है, पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, तो रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर हम सैंपल टेक्निक सही यूज़ करते हैं, हमारा सैंपल अच्छा है, पूरी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं है, तो वहाँ पर रिलायबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और टाइम भी बचता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इन डेप्थ स्टडी। स्मॉलर सैंपल साइज अलाउज फॉर डिटेल्ड स्टडी, कैन ऑब्जर्व फ्रॉम वेरियस एंगल्स एंड व्यू पॉइंट्स। जब हमारे पास छोटा सैंपल है, ठीक है, कम लोग हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि हम उन्हीं लोगों को काफ़ी डिटेल में उनके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे लोग हैं तो हमारा टाइम सब लोगों में बच जाएगा। तो अगर हमारे पास छोटा सैंपल होता है, ठीक है, हमने पॉपुलेशन से सैंपल निकाला है तो वो पॉपुलेशन के मुकाबले छोटा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि हम उनके ऊपर डिटेल स्टडी कर सकते हैं, इन डेप्थ नॉलेज गेन कर सकते हैं और हम अलग अलग पर्सपेक्टिव सब लोगों के ले सकते हैं, अलग अलग एंगल से पूरी स्टडी को कर सकते हैं। फोर्थ है साइंटिफिक अप्रोच, फॉलोज अ साइंटिफिक मेथड, रिजल्ट्स फ्रॉम वन सैंपल कैन बी वेरीफाइड एंड अप्लाई टू अदर्स। रैंडम सैंपल्स हेल्प डिटरमाइन डेविएशंस फ्रॉम द नॉर्म। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये काफ़ी एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ठीक है, हम लोग पूरा सिस्टमैटिक वे में, स्टैंडर्डाइज वे में पूरे सैम्पलिंग टेक्निक को अप्लाई कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, और जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अगर हमने सैंपल पे पूरी रिसर्च करी और जो हमारा रिजल्ट आया वो हम पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं। कुछ लोगों के ऊपर रिसर्च अगर हमने करी है तो हम बाकी के दूसरे लोगों के ऊपर जिन पर हमने रिसर्च नहीं करी है उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो रैंडम सैंपल्स होते हैं वो काफ़ी रैंडमली अगर हमने लोगों को सिलेक्ट करा है अपनी रिसर्च में तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमें ये देखने के लिए कि कितने लोग एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, और हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, इस वजह से हमारी बायसनेस भी इधर नहीं आती, तो और ज़्यादा एक्यूरेट हमारे रिजल्ट्स होते हैं। फिफ्थ है सूटेबिलिटी, वाइडली यूज्ड इन रिसर्च एंड सर्वेज, इफेक्टिव व्हेन दी सब्जेक्ट मैटर इज नॉट टू डाइवर्स। अब ये क्यों इतना सूटेबल होता है? देखो, एक तो ये काफ़ी सही प्रोसेस है, हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर तो रिसर्च कर नहीं सकते, तो हम लोग को एक सैंपल लेना पड़ता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेज में, सर्वेज में हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक को हम लोग यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी इफेक्टिव और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है अगर ज़्यादा डाइवर्सिटी ना हो हमारी रिसर्च में, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन में ज़्यादा डाइवर्सिटी ना हो, यानी कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वुमेंस के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ तो मेरी जो पॉपुलेशन है उसमें कम डाइवर्सिटी है क्योंकि सारी वुमेंस है, बट एक मैंने पॉपुलेशन अपनी ली है जिसमें वुमेंस भी हैं, मैंस भी है, ठीक है, बच्चे भी हैं, अडल्ट्स भी हैं, सारे लोग हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेरा पॉपुलेशन है, ठीक है, जो क्वालिटी है मेरी पॉपुलेशन की वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो मुझे सैंपल भी उसी तरीके से लेना पड़ेगा कि उसमें जितने मेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मेल्स भी आए, फीमेल्स भी आए, बच्चे भी आए, अडल्ट्स भी हैं। अगर मैं सैंपल कलेक्ट करते टाइम अगर ऐसा हुआ कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स आ गए, मेल्स आए नहीं, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा मेरा सैंपल। तो अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं होता है सैंपल, या फिर जो पॉपुलेशन अगर वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी उसमें नहीं होती, तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। स्टडी अ स्मॉलर नंबर ऑफ यूनिट्स इज ऑफन सफिशिएंट, और जब हम कम लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है और ज़्यादा एक्यूरेट हमारी फाइंडिंग्स आती है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी सैम्पलिंग की, ये थे हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स सैम्पलिंग टेक्निक्स के, जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा कि कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, रिलायबिलिटी इसमें होती है, इन डेप्थ स्टडी हमें मिलती है सैम्पलिंग टेक्निक्स का यूज़ करने से, ठीक है, इसमें ये साइंटिफिक अप्रोच है, साथ में काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे सैम्पलिंग टेक्निक्स की। अब नेक्स्ट है एरर्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। एरर्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स में टोटल 5 एरर्स हमारे पास। फर्स्ट, एक्यूरेसी लेस एक्यूरेट देन फुल सेंसस, मोर प्रोन टू एरर्स। अब देखो, अगर हम कम लोगों के ऊपर रिसर्च करें, ठीक है, हमारी पूरी पॉपुलेशन मान लो 1000 लोगों की थी और हमने सैंपल लिया अपना 400 लोगों का, तो अब 400 लोग तो बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते ना, 400 लोग तो पूरी पॉपुलेशन को जो 1000 लोगों की उसको पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, थोड़े बहुत तो एरर्स उसमें आ जाते हैं क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और कभी कभी हमारी बायसनेस आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि इतना बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आ सकते, कभी भी बिल्कुल एक्यूरेट 100% रिजल्ट्स नहीं आ सकते, तभी हम 5% का एरर जो एक्सेप्ट करते हैं, फिर 1% का एरर एक्सेप्ट करते हैं। तो एक तो प्रॉब्लम इसकी इधर यही है, एक तो एरर यही है कि 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, मोर प्रोन टू एरर्स, इसमें ज़्यादा एरर्स आ सकते हैं। सेकंड है चेंजेबिलिटी ऑफ यूनिट्स, सर्वे यूनिट्स कैन चेंज, इफ़ यूनिट्स आर नॉट कंसिस्टेंट रिजल्ट्स में बी इनवैलिड। जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तो उसमें कभी कभी जो यूनिट्स है वो चेंज हो जाते हैं। मान लो हमने सैंपल लिया अपना और जो सैंपल के पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से बाद में पार्टिसिपेंट्स ने बोला नहीं हमें तो पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें दोबारा से सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। जब कुछ लोगों ने बीच में ही रिसर्च को छोड़ दिया, मान लो हम कोई एक्सपेरिमेंट करे थे उसमें हमें सैंपल चाहिए था, हमने 50 स्टूडेंट्स को लिया एक कॉलेज से, अब 50 में से 10 स्टूडेंट्स बीच में कह रहे हैं कि नहीं अब हमें पार्टिसिपेट नहीं करना आपकी रिसर्च में, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे अब हमें दोबारा से सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूनिट्स चेंज हो जाती हैं जिसकी वजह से इतनी कंसिस्टेंट और वैलिड रिजल्ट्स नहीं आ पाते कभी कभी, तो ये इसका एरर है। थर्ड है फॉल्स कंक्लूजन्स, पुअर सैंपल सिलेक्शन कैन लीड टू इनकरेक्ट रिजल्ट्स। एग्जाम्पल, सर्विंग ओनली वेल्दी स्टूडेंट्स फॉर फूड एक्सपेंसेस कैन मिसलीड रिजल्ट्स फॉर द एंटायर यूनिवर्सिटी। अब फॉल्स कंक्लूजन क्या है कि कभी अगर हमने गलत सैंपल टेक्निक यूज़ करी, अगर हमने जहाँ पर हमें
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ करना था, वहाँ पे हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ कर लिया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे रिजल्ट्स इनएक्यूरेट आएंगे, गलत आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिख रखा है कि अगर हमें एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर, ठीक है, जो एक यूनिवर्सिटी उसके स्टूडेंट्स पर वो खाने पर कितना एक्सपेंस करते हैं ये हमें देखना था, और हमने जो अपना सैंपल लिया वो सिर्फ वेल्दी स्टूडेंट्स का लिया, जिनके पास अच्छा खासा पैसा था, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को लिया, तो उनके खर्चे ज़्यादा थे। अब वो रिजल्ट्स हम पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर तो अप्लाई नहीं कर सकते कि सभी स्टूडेंट्स इतना ही खर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारा कंक्लूजन है, वो गलत है। तो ये एक एरर है। अब तक हमने 3 एरर पढ़े: एक्यूरेसी, चेंजेबिलिटी ऑफ यूनिट्स, फॉल्स कंक्लूजन्स। फोर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज और एक्सपर्टीज। अब देखो, अगर हमें सैम्पलिंग करनी है, ठीक है, पूरी रिसर्च करनी है, तो हमें अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए हमारे पास एज अ रिसर्चर, ताकि हम पूरी जो टेक्निक है, पूरी जो रिसर्च है, वो अच्छे से कर सकें। जो इनएक्सपीरियंस रिसर्चर्स होते हैं, वो उनकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हमारी पूरी प्रोसेस में, हमारी पूरी रिसर्च में गलती आ सकती है। तो ये किसका एरर है कि अगर लोगों के पास, जो भी रिसर्चर है, उसके पास अच्छी एक्सपर्टीज़ नहीं है या फिर पूरी नॉलेज नहीं है टेक्निक्स को लेकर के या पूरी रिसर्च को लेकर के, तो उनकी वजह से एरर आ सकता है। फिफ्थ है इम्पॉसिबल सैम्पलिंग। सम सिचुएशंस रिक्वायर 100% एक्यूरेसी और हैव टाइम कंस्ट्रेंट्स, नॉट सूटेबल फॉर डाइवर्स मटीरियल्स। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें कोई मेडिसिन जो है ज़रूर बनानी है, कि हमें कोई मेडिसिन का इफेक्ट देखना है लोगों के ऊपर, तो हमें वहाँ पे 100% एक्यूरेसी चाहिए कि ये लोगों को इफेक्ट ही करे। जैसे हमें कोविड-19 की अगर जो है हमें वैक्सीन बनानी है, तो हम सिर्फ 95% पे श्योर नहीं रह सकते कि नहीं, इससे लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर 5% या 10% भी साइड इफेक्ट आता है, 1% भी साइड इफेक्ट आता है, तो वो भी गलत हो जाता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी चाहिए, कुछ रिसर्चेज ऐसी होती है जहाँ पर 100% एक्यूरेसी चाहिए, तो वहाँ पर हम सैम्पलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर हमारे पास टाइम बहुत कम है रिसर्च करने का, या फिर हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर भी हम रिसर्च नहीं कर पाते, हम सैम्पलिंग नहीं कर पाते। तो ये भी कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर हम सैम्पलिंग नहीं कर पाते। हमें पूरी जो पॉपुलेशन है वो लेनी पड़ती है, कि हमें 100% एक्यूरेसी चाहिए, तो हम कुछ लोगों के ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, हमें पूरी पॉपुलेशन ही उधर लेनी पड़ेगी। या फिर हमारे पास टाइम इतना नहीं होता कि हम लोग सैंपल निकाल करके फिर पॉपुलेशन के ऊपर करें, हमें सीधा स्टार्ट करनी पड़ती है रिसर्च। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर डाइवर्स मटीरियल्स। अगर हमारी पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम सैंपल नहीं ले पाएंगे। अगर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड के, इकोनॉमिक स्टेटस के, तो वहाँ पे हमें कंप्लीट जो है पॉपुलेशन को लेना पड़ेगा। वहाँ पर हम सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकते, तो ये भी एक कमी है सैम्पलिंग टेक्निक की। तो ये टोटल 5 एरर्स हमने पढ़े सैम्पलिंग टेक्निक में। फर्स्ट एक्यूरेसी, सेकंड चेंजेबिलिटी ऑफ यूनिट्स, थर्ड फॉल कंक्लूजन, फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज और एक्सपर्टीज, फिफ्थ है इम्पॉसिबल सैम्पलिंग, जहाँ पर सैम्पलिंग हो ही नहीं सकती। तो अब तक हमने सैम्पलिंग क्या होती है वो हमने पढ़ा, ठीक है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है वो सब पढ़ा। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी टोटल 5, और एरर्स हमने पढ़े टोटल 5। और लास्ट है इस वाले टॉपिक के अंदर व्हेन एंड वेयर टू यूज सैम्पलिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है व्हेन एंड वेयर टू यूज सैम्पलिंग टेक्निक। कहाँ पर हम सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं? लार्ज और इनफाइनाइट डेटा साइज, जब डेटा जो है हमारे पास, जो पॉपुलेशन है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वहाँ पर क्या हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, एफर्ट लगेंगे, ठीक है, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा, तो उसे कम करने के लिए हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक का वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक ये हो गया। तो लार्ज साइज जब हमारे पास होता है पॉपुलेशन का, वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है इफ़ फुल एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जब हमें रिसर्च करनी है बट 100% एक्यूरेसी नहीं होगी तो भी चलेगा, ठीक है, किसी को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, हम 99% या फिर 95% पे कॉन्फिडेंस रह सकते हैं, वहाँ पर हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है वेयर कंसेंसस इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ पे पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे मेजरिंग सोल्ट कंटेंट इन ओशियंस रिक्वायर सैम्पलिंग, नॉट अ फुल कंसेंसस। मान लो कोई रिसर्च करे, अब हम ओवरऑल रिसर्च प्रोसेस की बात करें, सिर्फ साइकोलॉजी में बात नहीं करें, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मान लो कोई रिसर्चर है जिसे ओशियन में सोल्ट का कंटेंट कितना होता है, ठीक है, ये किसी को रिसर्च करनी है, तो वहाँ पे वो पूरे ओशियन के पानी को तो रिसर्च नहीं करेगा ना, वहाँ पे उसे कुछ सैंपल ही लेना पड़ेगा और उसी को वो लोग रिसर्च कर सकते हैं। वहाँ पे इम्पॉसिबल है पूरी पॉपुलेशन को लेना। फोर्थ है होमोजेनिटी, बेस्ट व्हेन यूनिट्स आर सिमिलर, इफेक्टिव फॉर यूनिफॉर्म डोमेन्स, मीन्स कि जब होमोजेनिक जब हमारा पॉपुलेशन का नेचर हो, कि डाइवर्सिटी बहुत कम हो, इतने ज़्यादा डिफरेंसेस लोगों के बीच में ना हो, वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वो वहाँ पर बेस्ट यूज़ होगा सैम्पलिंग टेक्निक का। जब यूनिट्स मोस्टली सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर नहीं हो सकती बट ज़्यादातर सिमिलैरिटी है, कि सिर्फ जो है एडोलेसेंट्स गर्ल्स हैं या फिर सिर्फ एडोलेसेंट्स बॉयज़ हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि डाइवर्सिटी बहुत कम है, बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, बहुत कम है, तो वहाँ पर हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारी सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है, सैम्पलिंग क्या होती है, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सैम्पलिंग के, एरर्स क्या होते हैं सैम्पलिंग में, और कहाँ पर हम सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर हमने कवर कर लिया। सेकंड टॉपिक है हमारी वीडियो का, हमारी बुक का, यूनिट का, क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल सैंपल। क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं एक आइडियल सैंपल की, ठीक है, एक परफेक्ट सैम्पलिंग की, एक आइडियल सैम्पलिंग की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। टोटल 4 क्वालिटीज़ है हमारे पास। फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशन, द सैंपल शुड रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा एक्यूरेटली एंड श्योर सेलेक्टिंग यूनिट्स हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक टू द होल डेटा। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो हमारा सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी यूनिट्स हमारी पॉपुलेशन में है वो सारी ही हमारे सैंपल्स में। पॉपुलेशन के ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सैंपल के ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स से बिल्कुल सिमिलर है। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारे सैंपल की, उसे हम आइडियल सैंपल कह सकते हैं। सेकेंड है इंडिपेंडेंस। यूनिट शुड बी इंटरचेंजेबल। एवरी यूनिट मस्ट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड। इंडिपेंडेंस यानी कि एक तो पहली बात तो सबके पास मौका होना चाहिए कि वो हमारे रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकता है। जितनी भी पॉपुलेशन हमने ली है, मान लो एक स्कूल पे या फिर यूनिवर्सिटी पे हम लोग रिसर्च कर रहे थे, वहाँ पे टोटल 1000 स्टूडेंट्स हैं, ओवरऑल 1000 स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं। अब हमें जब सैंपल लेना है तो पूरी पॉपुलेशन के पास यानी कि सभी 1000 स्टूडेंट्स के पास चांस होना चाहिए कि वो हमारे रिसर्च में पार्टिसिपेट करें, और सबके पास इक्वल चांस होना चाहिए। उसे हम एक आइडियल सैंपल मानेंगे। और साथ में अगर मान लो कि बीच में किसी को नहीं आना है तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं कि बीच में कोई बोले कि नहीं अब मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना, तो वहाँ पे हम उसे छोड़ करके उसे जाने देंगे और किसी और को हम ले सकते हैं। ऐसा हमारा सैंपल होना चाहिए। थर्ड है एडिक्वेसी। द सैंपल साइज शुड बी लार्ज इनफ टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन्स एंड शो द सैंपल इज सफिशिएंट टू अप्लाई रिजल्ट्स टू द एंटायर डेटा। एडिक्वेसी का मतलब है यहाँ पर कि जो हमारा सैंपल साइज है वो ऐसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, इतना लार्ज होना चाहिए कि जब हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर उसे जनरलाइज करें तो वैलिड कंक्लूजन्स आए, अलग ना आए, ठीक है। इतना बड़ा हमारा सैंपल साइज होना चाहिए। ये नहीं है कि 1000 हमारी पॉपुलेशन, हमने पार्टिसिपेंट्स लिए अपने रिसर्च में 10 और 10 लोगों के ऊपर रिसर्च करके मैं बोल रही हूँ 1000 लोग ऐसे ही होते हैं जैसे मैंने रिसर्च दी है, सबके ऊपर एप्लीकेबल है, तो वो एक्यूरेट नहीं है, वो वैलिड ही नहीं है मेरी रिसर्च। तो मुझे सैंपल साइज इतना रखना है कि वो कंक्लूजन ड्रॉ कर सके, वो भी जो वैलिड हो, रिलायबल हो। लास्ट है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब है सिमिलैरिटीज। जब एक जैसे यूनिट्स होते हैं, सैम्पलिंग यूनिट शुड बी हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। कंसिस्टेंसी इन कैरेक्टरिस्टिक्स एंश्योर साइंटिफिक वैलिडिटी। मुझे कोशिश करनी है कि जो मेरा सैंपल है कि उसकी जो यूनिट्स है वो सिमिलर हो, ठीक है, एक दूसरे से मिलती जुलती हो, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ना हो, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम हो। ये मुझे कोशिश करनी है ताकि जो मेरी ताकि उधर साइंटिफिक वैलिडिटी मुझे मिलती रहे और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंसिस्टेंट हो, पार्टिसिपेंट्स मिलते जुलते हो एक दूसरे से, फीचर्स जो मेरे क्राइटेरिया मैंने सेट कर रखा है उसी से मिलते जुलते हो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये थी क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल सैंपल। तो अब तक हमने हमारे टॉपिक इस यूनिट के कवर कर लिए हैं। पहला हमारा सैम्पलिंग और सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में हमने सारा कुछ पढ़ा है कि सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एरर्स होते हैं और कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स को। सेकंड हमारा टॉपिक क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल सैंपल, ये हमने कवर कर लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए हैं, समझ में आए हो। और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी जब ये पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी, कवर हो जाएगी यूट्यूब पर। तो वीडियो में अब तक बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, क्योंकि ये टॉपिक सभी जो है साइकोलॉजी के स्टूडेंट सभी को पढ़ने होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।